फर्स्ट अगस्त से 15 अगस्त के बीच में FIIs है ना अचानक इंडियन बैंक्स में 6500 करोड़ क्यों लगा रहे हैं। 6500 करोड़ इन्वेस्ट बैंक के स्टॉक्स में कर दिए हैं बैंक सेक्टर में। तो आज का वीडियो ये होने वाला है ना, एक कंप्लीट स्टोरी FII बाइंग क्यों कर रहे हैं, बैंकिंग बिजनेस मॉडल क्या ऐसा है जहां सब लोग पैसा निकाल रहे हैं, वहां पर बैंक के स्टॉक जो विदेशी लोग हैं वो पैसा डाल रहे हैं, एक स्मार्ट इन्वेस्टर क्या देख रहा है इस टाइम। तो देखो, मार्केट डर रहा है फिर भी है ना FIIs बैंक में पैसा डाल रहे हैं। क्रूड ऑयल आपको ही पता है प्रेशर में है, ग्लोबल बॉन्ड मार्केट टेंशन है, आपको ही पता है ग्लोबल बॉन्ड से भी मार्केट क्रैश हुआ है। फिर इन्वेस्टर भी बहुत ज़्यादा इस टाइम जो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है उसके लेकर टेंशन में है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में ना रिवर्सल देखा गया। देखो कहानी क्या है, जो FIIs है ना, FIIs का मतलब विदेशी लोग जो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। हमारे देश के जो बाहर बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं वो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। उन्होंने जुलाई में है ना 2600 करोड़ से भी ज़्यादा बैंक के सेक्टर से पैसा निकाला था, बट सिर्फ 15 दिन यानी कि 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में 6500 करोड़ पैसा बैंक सेक्टर में लगा दिए हैं। तो क्यों लगाए, क्या रीज़न है, इसी के बारे में आज वीडियो होने वाला। वीडियो एंड तक देखना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सबसे पहले FIIs होते कौन है ये आपको समझना जरूरी है। अगर जिन्हें पता है वो स्किप कर सकता है, जिन्हें नहीं पता है उसके लिए है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये बड़े ओवरसीज़ फंड होते हैं, पेंशन फंड, सॉवरेन वेल्थ फंड, हेज फंड्स, जो इंडिया के स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि विदेशी लोग। सेबी का नया नाम है FPI और FII दोनों एक ही है। ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गया और ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हो गया, दोनों सेम है, सेम प्लेयर है। अपडेटेड रेगुलेटर्स टर्म है, मतलब कि नया नाम दिया गया है। मार्केट का मूड सेटर है, इनकी बाइंग और सेलिंग से ना पूरा सेक्टर का सेंटीमेंट है ना शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि ये लोग बहुत रिसर्च करके पैसा लगाते हैं और बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं कोई भी सेक्टर में। तो FIIs कोई सेक्टर में पैसा लगा रहा है तो उसको देखना जरूरी है। अब ऐसा सोचो, तुम्हारे मोहल्ले में ना अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, दुबई से कई बड़े इन्वेस्टर आके बोले मुझे 50 फ्लैट चाहिए तुम्हारे एरिया में। तो वो जो दुबई से आके आपके एरिया में फ्लैट ले रहे हैं तो कुछ तो बात होगा ना, तो उसका पैसा एक कॉन्फिडेंस सिग्नल है। FIIs वही करते हैं, बस स्टॉक मार्केट में करते हैं। सिंपल सा समझ गया, FIIs यही चीज़ करते हैं, स्टॉक मार्केट में करते हैं। वो कुछ फ्यूचर को जानते हैं तभी वहाँ पर पैसा लगाते हैं। और मार्केट है ना अभी डरा हुआ है, और डरा क्यों है ना, सबसे पहले क्रूड ऑयल प्रेशर। इंडिया अपना ज़्यादातर ऑयल इंपोर्ट करता है, अनस्टेबल प्राइस से कंपनी कॉस्ट और इन्फ्लेशन रिस्क बढ़ता है। अगर तेल का दाम बढ़ेगा तो हमारे इंडिया की लॉजिस्टिक, जितने भी खाने पीने की सामान सब महंगी हो जाती है। तो इसलिए जो मार्केट है ना डरा हुआ है, इसलिए हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट अच्छा रिटर्न नहीं दे पा रहा है। सेकेंड, ग्लोबल बॉन्ड मार्केट स्ट्रेस। इंटरेस्ट रेट और गवर्नमेंट बोरोइंग को लेकर रिस्क बढ़ने से इन्वेस्टर पैसा सेफ जगह शिफ्ट करते हैं। इमरजेंसी मार्केट में प्रेशर आता है। ग्लोबल बॉन्ड मार्केट, आप लोग जाके न्यूज़ सर्च करना ना, तो बॉन्ड मार्केट काफ़ी ज़्यादा क्रैश किया है। क्यों किया है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट और गवर्नमेंट की जो बोरिंग को लेकर है ना, इन्वेस्टर डर रहे हैं बॉन्ड मार्केट में पैसा लगाने के लिए। तो वो कहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं? सेफ जगह शिफ्ट हो रहे हैं, जहाँ से उन्हें रिस्क कम हो, जैसे गोल्ड हो गया, जहाँ जहाँ सेफ इन्वेस्टमेंट होता है वहाँ पर। नॉर्मली इस इन्वायरमेंट में ना FIIs भागते हैं, रिस्क कम करते हैं, सेलिंग करते हैं। इस बार इन्होंने उल्टा किया। अब यहाँ पर देखो, जब क्रूड ऑयल प्रेशर में आता है, जब सारी सामान महंगाई आती है किसी भी देश में, चाहे बॉन्ड मार्केट गिर रहा होता है ना, तो FIIs यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर है ना, वो क्या करते हैं, वो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल लेते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि क्या पता स्टॉक मार्केट यहाँ रिटर्न अच्छा ना दे पाए, तो हम लोग दूसरा जगह इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ इस बार उन्होंने उल्टा किया, उन्होंने पैसा डाला है कहाँ? बैंकिंग सेक्टर में। ये एक कंप्लीट यूटर्न है। 2600 करोड़ जुलाई में निकाले बैंक सेक्टर से और 6500 करोड़ सिर्फ 15 दिन के अंदर डाल दिए किसमें? बैंक के सेक्टर में। FIIs किसी सेक्टर में पैसा तब डालता है जब उन्हें लगता है कि उसकी अर्निंग विजिबिलिटी क्लियर है, मतलब आने वाले टाइम में बैंकिंग सेक्टर अच्छा कर सकता है। और FIIs है ना सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर में ही नहीं पैसा डाला है, उन्होंने ऑटो सेक्टर में 4500 करोड़ से भी ज़्यादा डाला है, 2500 करोड़ से IT सेक्टर में डाला है, लेकिन बैंकिंग में सबसे ज़्यादा डाला है।
अब यहाँ का बैंक का बिजनेस आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखो, डिपॉजिट लेता है बैंक, क्या करता है, पैसा हमारा डिपॉजिट लेता है, लोग अपना पैसा बैंक में रखते हैं, बैंक थोड़ा सा इंटरेस्ट देता है, फिर उसके बाद बैंक क्या करता है, लोन देता है, उसी पैसे को लोन देता है, वही पैसा कंपनीज लोगों को उधार देता है, ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है 10% का, 4% आपको दे रहा है इंटरेस्ट और लोन दे के 10% इंटरेस्ट दूसरे से ले रहा है। इसी को कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। बैंक का मेन प्रॉफिट क्या होता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। इसी दोनों डिफरेंस का 4% आपको दिया और 10% में दूसरे को दिया, तो इसका डिफरेंस आता है 6%। तो ये क्या हो गया, नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो गया बैंक का प्रॉफिट। और यही है ना, लाखों करोड़ में बैंक की इनकम होती है। इकोनॉमी ग्रो करेगा, ज़्यादा लोन्स होंगे, बैंक को बिजनेस बढ़ता है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी से बैंक डायरेक्टली जुड़ी हुई है। अगर हमारा इंडिया जीडीपी ग्रोथ या इकोनॉमी ग्रोथ करता है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, बिजनेस के लिए लोन लेते हैं। लोन लेंगे तभी तो आगे बढ़ेगा ना देश। जितना ज़्यादा लोन लेंगे फ़ायदा किसको होगा, बैंक को होगा। यही वो बिग पिक्चर है जो FIIs देख रही है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, और बैंक उसके सबसे बड़े डायरेक्ट बेनिफिशरी है। इंडिया ग्रो करेगा तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे, ज़्यादा लोन लेंगे तो फ़ायदा किसको, बैंक को होगा। तो ये FIIs ने देखना है। बट हर बैंक अच्छा नहीं है, यहाँ आपको समझना जरूरी है। अगर FIIs इस बैंकिंग सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं तो आप लोग कोई भी बैंक स्टॉक मत खरीद लेना। ग्रेट सेक्टर होना और ग्रेट इन्वेस्टमेंट होना में दोनों अलग चीज़ है। बैंक भी है ना, 3 तरह की होती है। एक प्राइवेट बैंक जैसे HDFC हो गया, ICICI हो गया, एक्सिस हो गया, ये क्या है, प्राइवेट बैंक है। इसमें बेटर टेक है, रिस्क मैनेजमेंट है, एफिशिएंसी है। सेकेंड किस टाइप की बैंक होती है, PSU बैंक, SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो सरकारी बैंक होती है, गवर्नमेंट ओन्ड होती है और टाइड विथ पॉलिसी साइकिल्स में चलती है। और एक होती है NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनी होती है, जैसे कि बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम, ये सारे क्या है, ये NBFC है। लोन फोकस्ड होते हैं, नो फुल डिपॉजिट लाइसेंस, मतलब ये लोग पैसा सिर्फ लोन देते हैं, डिपॉजिट नहीं कर सकते, किसी कस्टमर से डिपॉजिट नहीं करा सकते, ये लोग सिर्फ लोन देते हैं। तो ये 3 तरह का होता है। अब जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं ना, वो 3 चीज़ें जो मैटर करती है वो चेक करते हैं। सबसे पहले वो कोई भी स्टॉक का इन्वेस्ट करते हैं ना, वैल्यूएशन देखते हैं। स्टॉक का प्राइस उसकी अर्निंग के कंपैरिजन में सस्ता है या महंगा है। PE रेशियो से ट्रैक होता है। PE रेशियो जानते हो ना, ये क्या बताता है, अर्निंग के हिसाब से कंपनी का शेयर प्राइस कितना चल रहा है। अगर ये जितना कम होगा मतलब कंपनी आपको सस्ते में मिल रहा है। सेकंड, आपको बैंकिंग स्टॉक में खासकर देखना है असेट क्वालिटी, यानी कि NPA, नॉन परफॉर्मिंग असेट, लोन कितने सेफ है। NPA जो लोन 90 दिन से वापस नहीं आ रहा है, जैसे दोस्त का उधार वापस ना आना। किसी दोस्त को आप पैसे दे दिए 1000 रुपया और 90 दिन तक आपके पास वो पैसा, यानी कि ना इंटरेस्ट आ रहा है ना वो पैसा रिटर्न आ रहा है, तो वो किस में आ जाता है, वो NPA में आ जाता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट पे आ जाता है। जिस भी बैंक का NPA ज़्यादा है इसका मतलब वो गंदी बात है, NPA कम है इसका मतलब वो बैंक अच्छा है, उनके पास सब परफॉर्मिंग वाले एसेट है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जितना कम रहेगा उतनी अच्छी बात है। थर्ड, लोन ग्रोथ, लोन बुक कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है और क्वालिटी मेंटेन हो रही है या सिर्फ ग्रोथ दिखाने के लिए रिस्की लोन दिए जा रहे हैं। मतलब कि ऐसा लोन दे रहे हैं जिसमें रिस्क ज़्यादा है। पर्सनल लोन हो गया, इसमें रिस्क ज़्यादा है। कौन सा लोन ज़्यादा दे रहे हैं, गोल्ड लोन दे रहे हैं, प्रॉपर्टी लोन दे रहे हैं या बिजनेस लोन दे रहे हैं। प्रॉपर्टी या गोल्ड लोन ज़्यादातर सेफ होता है, तो ये लोन ग्रोथ आपको देखना ज़रूरी है। अब ये स्टोरी परफेक्ट नहीं है, कोई भी सेक्टर रिस्क फ्री नहीं होता है। इंटरेस्ट रेट चेंजेस, अगर RBI रेट घटाता है या बढ़ाता है ना, तो डायरेक्टली NIM मतलब कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर अफेक्ट होता है बैंक का। जैसे मैंने कहा 4% आपको इंटरेस्ट देते हैं और 10% में लोन दूसरे को देते हैं, और 6% का क्या हो गया, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अगर RBI रेट्स घटाता और बढ़ाता है ना, जो सुनते हो RBI ने रेट्स बढ़ा दिया घटा दिया, तो इससे इस मार्जिन में अफेक्ट पड़ता है। सेकेंड, बैड लोन रिस्क, स्लो डाउन में रिपेमेंट मिस होने से NPA बढ़ता है। जैसे कोरोना काल में NPA उस टाइम बढ़ गया था क्योंकि लोग बेरोजगार हो गए थे, लोग काम नहीं कर रहे थे, तो NPA बैंक का बढ़ गया था। तो इस तरह का सिचुएशन में बढ़ जाता है। फिर इकोनॉमिक स्लो डाउन, GDP ग्रोथ स्लो हो तो क्रेडिट डिमांड्स खुद कम हो जाती है। जिस देश का GDP ग्रोथ कम है इसका मतलब लोन कम लेंगे ना लोग, ग्रोथ है ही नहीं हमारे देश में, तो लोन लेके क्या करेंगे, बिजनेस लेके क्या करेंगे। तो डिमांड कम, GDP ग्रोथ कम, तो डिमांड भी कम हो जाता है। और फोर्थ, जो बैंकिंग कंपनी को देखना पड़ता है वो है मार्जिन प्रेशर। फिनटेक कंपटीशन से रेट्स कॉम्पिटिटिव रखना पड़ता है। आपको ही पता है, बोलते हैं कि भाई आजा मेरे बैंक से लोन ले ले, मैं लोन कम इंटरेस्ट में देता हूँ, तो ये मार्जिन प्रेशर है। ठीक, सब लोग लगे हुए हैं मेरे बैंक से लोन ले लो,
मेरे में इंटरेस्ट कम है। तो ये सारे है ना रिस्क फ्री नहीं होते, ये सारे इम्पैक्ट किसको करता है, बैंकिंग को, बैंकिंग सेक्टर को। अब तुम्हारे लिए 3 लेसन है। पहले, ब्लाइंडली कॉपी मत करो। देखो FIIs ने अपनी रिसर्च टीम, रिस्क एपेटाइट और टाइम होरिजन होता है, तुमसे अलग हो सकता है। देखो FIIs कहाँ भी पैसा लगाते हैं ना, उनको पता है कब निकलना है, कब वहाँ घुसना है, उसके पास पूरा रिस्क, अगर लॉस हुआ तो कितना लॉस होगा, वो पूरा एकदम रिस्क एपेटाइट करके चलते हैं। सेकेंड, आप कॉपी मत करो FIIs को डायरेक्ट ब्लाइंडली कि यहाँ बैंकिंग सेक्टर में पैसा लगा, चलो हम लगा देते हैं। आप देखो, अपना रिसर्च करो तो ही कोई भी कंपनी में पैसा लगाना। सेकंड, समझो पैसा क्यों मूव हो रहा है। सिर्फ मूव हो रहा है देखना काफ़ी नहीं है, क्यों समझना जरूरी है। बैंकिंग सेक्टर में पैसा क्यों लगा, आपको भी जैसे मैंने बताया वहाँ पर कि ग्रोथ, हमारे इंडिया का ग्रोथ अच्छा है जिसके चलते लोन ज़्यादा आएंगे और बैंक को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। थर्ड, सेक्टर के अंदर डिफ्रेंशिएट करो। प्राइवेट, PSU, NBFC तीनों अलग है। सेक्टर चुनना और सही स्टॉक चुनने दोनों अलग बातें हैं। तो आपको इसमें है ना कौन से, जैसे प्राइवेट में HDFC हो गया, ICICI हो गया, PSU में बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, SBI हो गया, NBFC में बजाज फाइनेंस हो गया। तो ये 3 तरह के बैंक जो टाइप है, इसमें कौन से टाइप में आप पैसा लगाओगे, कौन से स्टॉक चूज़ करोगे, वो तो आप पे डिपेंड करता है। आपको रिसर्च करना पड़ेगा और क्या क्या चीज़ देखना होता है। सबसे पहले प्रॉफिट देखना है तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन, और किसी बैंक का NPA ज़्यादा यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट ज़्यादा है तो वो बैंक अच्छी नहीं है। अब एक नया कॉन्सेप्ट सीखा आज आपने, NIM, NPA, FI बाइंग लॉजिक। अगर इनमें से एक भी नया लगा तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ आप कौन से बैंक्स के टाइप में इन्वेस्ट करोगे, प्राइवेट बैंक, PSU बैंक या NBFC बैंक। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, मैंने जितने भी कंपनी का नाम लिया या स्टॉक का नाम लिया वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। मेरा कोई मोटिव नहीं है कि आप डायरेक्ट जाके यहाँ पर बाय कर लो, सेल करो। पहले खुद से रिसर्च करो, अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लो तो ही इन्वेस्ट करना, और अपने रिस्क में करना। हर बार ही नहीं है, अच्छा से रिसर्च करो तो ही इन्वेस्ट करना। और FIIs को कॉपी मत करना, क्योंकि उनको पता है क्या करना है, क्योंकि बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ सोच समझ के कर रहे हैं। हो सकता है जैसे आप अभी इन्वेस्ट करोगे, सोचोगे कि 2-3 महीना बाद रिटर्न मिलेगा, और वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि 2-3 साल बाद रिटर्न मिलेगा, दोनों में फ़र्क है। तो आप लोग अपना रिस्क देखकर ही इन्वेस्ट करना। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।